चलो यहाँ देखो। तो वेक्टर का जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, कोलिनियरिटी कोप्लेनिटी का आइडिया हो गया। अब जब प्रोडक्ट पे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ेंगे उसके बाद जो है टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ने के बाद प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स पे। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का बात करते हैं, ठीक है, तो वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग दो सेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर डॉट मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, सुन रहा ना, डॉट मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसी को बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर दूसरा नाम है इसका क्रॉस प्रोडक्ट और या फिर इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां देखना, तो दोनों में क्या है जरा इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन जरा देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर रहेंगे, उनके बीच में जो है ऐसे इसका साइन दिया जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, बात सुन में रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका जो सिंबल ऐसा बनेगा ए क्रॉस बी। नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो उसमें जो है ये दोनों साइन एक ही माने जाते हैं। क्या ऐसे हम ए इंटू बी लिखें या फिर ए क्रॉस बी लिखें अलजेब्रा में, ठीक है, दोनों को हम लोग सेम ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों जो है पूरी तरह से डिफरेंट। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब देखो, जब हम लिख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, तो बगल में हम लिखे भी है कि इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बोला जाता है। यानी कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन न हो। मल्टीप्लाई करने के बाद हो सकता है आपको मिल जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर 3 आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैसा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर वहीं जो तुम्हारा ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी, इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट भी। क्या लगता है हो जाएगा इस साउंड में? ए क्रॉस बी। ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा देखना, लेकिन प्रोडक्ट को डिफाइन करने से पहले, ठीक है, दोनों केस में प्रोडक्ट को डिफाइन करने से पहले हमको जरूरत पड़ता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल का। ठीक है, तो पहले उसको समझते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद फिर से हम आते हैं इस पर। यहां देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहां देखो, अगर दो वेक्टर के एंगल के बीच एंगल का बात करेंगे, मान लो कि एक वेक्टर यहाँ पर है, दूसरा वेक्टर ले लो कहीं पर। ठीक है, ये ले लिए, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। हम दोनों के बीच में एंगल पता करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं और दोनों वेक्टर के पैरेलल जो है एक वेक्टर यहाँ पर ड्रा करते हैं। ठीक है, ये काम हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, यहां से इसके पैरेलल एक वेक्टर ले लिए, ये हो गया वेक्टर ए। यहां से इसी पॉइंट पर, पॉइंट ओ ले लेते हैं, इसी पॉइंट को इसके पैरेलल, ये क्या हो गया? वेक्टर बी। समझ में आ गया? अब ये जो एंगल बना पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो यहां पर क्या खासियत रहा कि दोनों जो वेक्टर हैं पॉइंट ओ से इमर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। इमर्ज का मतलब बाहर की ओर नजर आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा सेंस ये भी बनता है कि दोनों वेक्टर, ठीक है, उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट ले लिए ओ। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं।
कोई दिक्कत? और इसको क्या करेंगे, ठीक है, यानी कि दोनों का जो पॉइंट है वो कहाँ, इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है, तो ये भी जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, थीटा ही होगा। बोलोगे कैसे? तो देखो दोनों फिगर सेम ही है, दोनों फिगर सेम है, क्योंकि इसी वेक्टर को थोड़ा सा अगर हम आगे शिफ्ट कर दें, लो, तो तुम्हारा वेक्टर ए हो गया, इसको आगे ऐसे बढ़ा दे तो वेक्टर बी हो गया, और बचपन में पढ़े हो ये एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या आ जाएगा फिर, थीटा आ गया। ये तो वही एंगल है ना, देखो तो, समझ में आ रहा है? यानी कि जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वेक्टर के बीच में एंगल का बात तभी करेंगे जब दोनों वेक्टर जो है या तो उस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हो या फिर वहां से डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है। मान लो कि कोई बोल रहा है कि एक वेक्टर एस, एक पॉइंट है ओ, ये वेक्टर ए है, दूसरा है ये वेक्टर बी, ठीक है। तो मान लो कि बोल रहा है कि ये जो एंगल है 60 डिग्री है, या फिर लग तो नहीं रहा 60, तो मान लो कि 120 डिग्री है, तो बोलेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, तुम बोल दोगे 120, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान में रखेंगे, या तो वेक्टर के बीच का जब एंगल का बात करेंगे तो दोनों वेक्टर उस पॉइंट से निकलने चाहिए या फिर उसी पर कन्वर्ज होने चाहिए। तो ये तो कन्वर्ज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, तो किसी एक को या तो इसको नीचे की ओर लेकर के आओ या फिर इसको आगे की ओर लेके जाओ, ठीक है। तो जब इसको तुम आगे की ओर लेकर के जाओगे तो वेक्टर ऐसा नजर आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कौन है, ये वाला। तो अगर ये 120 है, टोटल कितना होता है 180, 180 माइनस 120, यानी कि एंगल कितना है 60 है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, ना कि 120 डिग्री का। कोई दिक्कत? और तुम इसको अगर पीछे करते तो भी तुमको वही मिलता, देखो ऐसे कर दिए, वेक्टर बी जो था यहां पर आ गया, अभी भी देखो यहां पर 180 बनेगा, ठीक है। ये 120 माइनस हो गया तो ये कितना हो जाएगा 60, तो दोनों क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हैं, तो एंगल कितना 60 डिग्री। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल का बात करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखना है कि दोनों वेक्टर या तो उस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हैं या तो वहां से डाइवर्ज हो रहे हैं, और उनके बीच में जो जब उस टाइम जो एंगल बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई दिक्कत? तो यहां से ये पता चल गया, ये भी पता चल गया कि जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल बनेगा, ठीक है, वो हमेशा 0 और 180 के बीच में रहेगा, ठीक है। 0 से बड़ा होगा थीटा और 180 से छोटा होगा, पाई का मतलब 180 डिग्री। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, यहां देखो इधर, ये तो समझ में आ गया ना। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है तब वो जो है कोलिनियर वेक्टर माने जाते हैं, 0 हो या फिर 180 हो, याद रख लो। वेक्टर ए, हम बोल रहे हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है मेरा वो 0 डिग्री है, इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या हैं, कोलिनियर है, पैरेलल है, ठीक है, और डायरेक्शन सेम है, ठीक है। जब 180 होगा तो डायरेक्शन क्या लेते हैं, अपोजिट ले लेते हैं। पैरेलल तो हैं, पैरेलल तो हैं लेकिन अपोजिट है, बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि जब दोनों के लेकर के आएंगे इस पॉइंट पर, तो यहां से ये ऐसे जाएगा और यहां से ये ऐसे जाएगा किसी एक पॉइंट पर, तो दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, कितना डिग्री का एंगल, बस समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और इन दोनों को जब लेकर के आओगे किसी एक पॉइंट पर, वेक्टर ए तो वेक्टर बी भी क्या होगा, इसी पर आएगा। अगर यहाँ पर ओ लेते हैं तो यहां से यहां तक वेक्टर ए है, और इसको लेते हैं बी तो यहां से यहां तक क्या है तुम्हारा, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा लाइन। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री का, दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर गए, बात समझ में आ गया? यानी कि सेम डायरेक्शन, पैरेलल, ठीक है, इसका मतलब एंगल 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन कोलिनियर यानी कि पैरेलल, एंगल 180 डिग्री। ये दोनों में क्लियर हुआ कंफ्यूजन? ठीक। जब दो वेक्टर के बीच में दो परपेंडिकुलर रहेंगे,
तो एंगल कितना 90 डिग्री। ये बेसिक जो एंगल है उसके बारे में चर्चा हो गई। कोई दिक्कत समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि दो वेक्टर पैरेलल होने के लिए, पैरेलल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कोलिनियर होने के लिए, या तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा नहीं तो 180 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री होने का मतलब दोनों के डायरेक्शन सेम है, 180 का मतलब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझ गए। चलो अब आ जाते हैं प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट, या फिर जिसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जरा देखते हैं वो क्या होता है। देखो इधर, अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल थीटा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, उनके बीच का एंगल क्या है तुम्हारा थीटा। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आ गया? ए डॉट बी का मतलब ये होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ठीक, इसके बाद जो है, अब इसका मीनिंग क्या है, ये कहना क्या चाहता है, जरा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये आ तो गया। ठीक है, हम लोग डिफाइन तो कर दिए कि ए डॉट बी किसको बोलेंगे। ए डॉट बी का मतलब आप ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, और उसके बीच में जो एंगल है उसका कॉस थीटा ले लीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 5 है। ठीक है, और दोनों के बीच में थीटा हम दे दे रहे हैं 60 डिग्री। तो ए डॉट बी निकालो, तो तुम लिखोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये कितना है 3 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये 15 कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2, यानी कि 15/2 हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब क्या हो गया? ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कितना आया 15/2। तब सवाल ये उठता है कि है क्या आखिरकार। आप फॉर्मूला तो लिख दिए, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा उसको समझ लेते हैं। वो समझना ही मेन जरूरी काम है। ठीक है, यहाँ देखो, तो उसको समझने के लिए एक टर्म यहाँ पर यूज होने वाला है, वो है प्रोजेक्शन। ठीक है, उसको समझते हैं। सबको इरेज करें आप। ठीक है, यहाँ देखो, डॉट प्रोडक्ट को समझने के लिए एक टर्म यूज होने वाला है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, जरा उसको समझते हैं। यहां देखना, वर्ड आ रहा है प्रोजेक्शन, इसका हिंदी तो होता है प्रक्षेपण। ठीक है, हिंदी से और नहीं समझ में आ रहा है, इसको ऐसे समझो, प्रोजेक्शन का मतलब होता है, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का किसी दूसरे डायरेक्शन में कितना प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लाइफ में कोई आया, ठीक है, और तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा डिस्टर्बेंस जो हो रहा है, तो उसके आने से इफेक्ट हो रहा है, और सुना रहा है ना, तो ये उसका प्रोजेक्शन है। ये उसका क्या है, प्रोजेक्शन है। इसको और अच्छे से समझते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं करना है, ठीक है, जो डेली लाइफ है जरा उससे समझते हैं। जो तुम लोग फिजिक्स में अभी तक पढ़ भी लिए होगे, फोर्स सब, ठीक है, अगर प्रोजेक्टाइल सब नहीं भी समझो तो ऐसे समझो। यहाँ देखो, यहाँ देखना, जैसे में जब आप हम लोग किसी ब्रिज उरिज पर चढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ कोई ऐसे ब्रिज है, ये तुम्हारा जो है ग्राउंड का लेवल, जिसके नीचे से नदी उदी बह रहा है, ये ऐसे ब्रिज पर आप चढ़ रहे हो। ठीक है, स्लोप है, स्लोप पे आप चढ़ रहे हो। तो जब हम इस स्लोप पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कुछ अपना वेलोसिटी है, कुछ अपना स्पीड है। ठीक है, कुछ तो डिस्टेंस कवर करेंगे, मान लीजिए कि डी डिस्टेंस कवर किए, और इसका इंक्लाइनेशन थीटा है। इसका इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा है। ठीक है, तब जरा देखना, मान लो कि तुम इस पॉइंट पर पहुंचे, इस पॉइंट पर पहुंचे, यानी कि तुमने डिस्टेंस तो इतना ट्रेवल कर लिया है। ठीक है, मान लो थीटा लेते हैं 60 डिग्री सपोज है। ठीक है, अब तुमने यहाँ पर चढ़ाई जो
किए हो, मान लो कि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का अपना इस तरह से स्लोप पर तुम चले हो, तो तुम मान लो कि यहाँ पर खड़ा होकर के नीचे देखोगे, ठीक है, तो तुम पहुंच तो यहाँ पर गए हो, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के क्रम में तुमने दो डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। वो तो स्लोप पर तो तुम चढ़े ही हो, ठीक है। ये तुम्हारा जो है दो डायरेक्शन आ गया, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में कोई आता है तो उसके अनुसार जो है पढ़ाई लिखाई पे मतलब कि जो इधर उधर होता है, ठीक है, उसी की तरह इसका भी एनालिसिस करो। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो तुम क्या नाप लोगे कि अच्छा अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पर हैं, बस समझो, अगर हम यहाँ पर हैं तो हॉरिजॉन्टल तो इतना ही ना गए हैं, क्या ये 2 किलोमीटर तो क्या ये भी 2 किलोमीटर होगा? ऐसा तो नहीं है। बस सुन रहा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जब देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट ट्रायंगल बन गया, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री, तो इसको निकालना है तो क्या होगा, cos थीटा लगाएंगे। cos थीटा इक्वल टू लिखोगे तुम, मान लो कि ये x है तो लिखोगे x अपॉन 2 किलोमीटर, d जो है x अपॉन d, 60 लेते हैं, cos 60 इक्वल टू x बाई 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू 1/2 यानी कि x का वैल्यू 1। तो यानी कि तुम ये देखो कि हॉरिजॉन्टल तुम कितना आए हैं, 1 किलोमीटर ही आए। बस सुन रहा है ना, हॉरिजॉन्टल कितना है, 1 किलोमीटर आए, कोई दिक्कत, ठीक है। वर्टिकल का बात करेंगे, ठीक है, तो साइन लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि ये 2 है तो ये भी 1 + 1 हो जाएगा, वैसा नहीं, पैथागोरस, ठीक है, ऐसा नहीं ना है, ठीक है। ये 1 आ गया तो या तो इसको तो अब तुम पैथागोरस से निकाल लो, नहीं तो साइन से निकाल लो। क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री, मान लो कि हाइट h है तो h बाई डी, ए √3/2 हो गया, h निकालना, ये 2 है, 2 से 2 खत्म, तो h इक्वल टू कितना आ गया, √3 किलोमीटर, यानी कि 1.732 किलोमीटर, यानी कि हाइट कितना चले गए हो, इतना किलोमीटर गए। बात समझो, तुमने काम एक किया 2 किलोमीटर जाने का, लेकिन उस काम का प्रभाव तुम्हारे दो डायरेक्शन में पड़ा, एक हॉरिजॉन्टल एक है वर्टिकल। बस सुन रहा है ना, कोई दिक्कत? तो ये जो प्रभाव है, जिसमें कोई बोलेगा कि तुम्हारा जो प्रभाव है हॉरिजॉन्टल में कितना पड़ा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत? किसका, ये जो तुम्हारा डिस्टेंस का, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्शन। बात सुन में आ रहा है? तो प्रोजेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन, क्या आप किसके डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है। आगे चल करके इसको और जनरलाइज करते हैं। सपोज दैट, मान लो कि ऐसे ऐसे देखो, और अच्छे से समझना है तो, मान लो कि कोई सरफेस है, यहां पर कोई बॉल ले लो, ठीक है, इस पर तुम टॉर्च मारो, इस बॉल का अपना कुछ इमेज बनेगा। जरा इमेजिन करो कि अगर तुम इस पर टॉर्च मारोगे तो इसका इमेज क्या नीचे में एक सर्कल की तरफ बनेगा, ऐसे ही कुछ ऐसा दिखाई देगा। कोई दिक्कत? अगर यहाँ बॉल लटका हुआ है, अगर ऐसे करोगे नीचे में क्या दिखाई देगा, सर्कल ही नजर आएगा। कौन कहां से नजर आएगा, सरफेस पर इमेज क्या बनेगा, इमेज क्या बनेगा नीचे में, वो तो ऐसे तो जाएगा ही। हम उसका थोड़ा ना बात कर रहे हैं बीच में क्या हो रहा है, हम फाइनल रिजल्ट का बात कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट नीचे में क्या नजर आएगा, सर्कल। यानी कि जब डायरेक्शन मेरा ऐसा सीधा है तो सर्कल बन रहा है। लेकिन जरा सोच करके देखो, अगर साइड से तुम रोशनी दो, अगर तुम अपने टॉर्च को इस डायरेक्शन में ऐसे कर दो, ठीक है, तब जो इमेज बनेगा नीचे में, क्या कुछ ये ओवल शेप में बनेगा, हल्का चपटा टाइप का बनेगा ना। अगर इस तरह से टॉर्च मारोगे किसी गोले ऑब्जेक्ट पर, तो जो आकृति, जो फिगर जो बनेगा, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ओवल शेप में ऐसे मतलब कि नजर आएगा दूर तक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। ये भी प्रोजेक्शन है, ये भी प्रोजेक्शन है, अलग अलग डायरेक्शन से। बात सुन में आ रहा है ना, जो आप शैडो बनाते हो, शैडो क्या होते हैं, प्रोजेक्शन।
कभी आप इधर खड़े होते हो, कभी उधर, कभी शैडो लंबा हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या है, प्रोजेक्शन है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो, तो उसी तरह से वो भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। हमको तो बस लाइन के ही, अभी लाइन पर ही टिके रहना है। यहां देखो, सपोज करो एक लाइन है, यहां पर कोई एक वर्टिकल लाइन है ए बी, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस पर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा मतलब यहीं से टॉर्च मार रहे हैं, यहां से ऐसे कर दिए, है तो इसका लेंथ है ए बी, लेकिन यहां पर क्या है, पी क्यू। क्या नहीं लग रहा है कि ये जो लेंथ होगा इससे छोटा होगा? और सुना रहे ना, किसी और डायरेक्शन से करते तो बड़ा भी हो सकता था, वो तो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, शैडो को कैसे कम करना है, बड़ा करना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर ही लेते हैं, ठीक है। तब ये जो फिगर बनेगा, ये जो लेंथ होगा पी क्यू जो होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए बी होगा, किस डायरेक्शन में, इस लाइन के डायरेक्शन में। क्या बोलेंगे, पी क्यू इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन द लाइन एल। एल क्या का काम कर रहा है, डायरेक्शन का। आप प्रोजेक्शन देख कहां पे रहे हैं, तो हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। बस सुन रहा है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगर हम लाइन ऐसे ले लें, सपोज करो इसी के पैरेलल लाइन ले लें, देखना जरा, तो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, तब तुमको क्या लग रहा है, प्रोजेक्शन का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। प्रोजेक्शन का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, पैरेलल में तो बराबर ही होगा। बस समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? लेकिन और कोई डायरेक्शन चेंज कर लो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब समझ में आ गया प्रोजेक्शन का क्या मतलब है। तो प्रोजेक्शन जब भी निकाला जाता है तो किसी ना किसी के डायरेक्शन में निकाला जाता है, किसके डायरेक्शन में आप कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो, तो यानी कि अभी हम इसी पर काम करते हैं, प्रोजेक्शन समझा दिए हैं, अभी पूरा तरह से नहीं हुआ, बस मैथमेटिकली अब उसको लिखते हैं। यहां देखो, यहां देखो, अगर ऐसे है, एक लाइन एल था, हमारे पास ए बी है, ए बी है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, तो मेरा क्या बन गया था, पी क्यू। हम चाहते हैं पता करने के लिए पी क्यू है कितना, ठीक है। तो पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं यहां पर, बोलो। तो जितना यहां पर होगा, जो ये लेंथ होगा वही ये होगा, हम ए एम निकाल लेते हैं। ए एम क्या होगा, अब यहां पर हमको एंगल थीटा लेना पड़ेगा, और जो एंगल यहां पर बन रहा है वही इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा, क्योंकि जैसे हम इसको इधर बढ़ाएंगे तो लाइन आकर किसको क्या करेगा, इसे कट करेगा। हाँ हाँ, वही 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 बात है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, मान लो कि एक लाइन ऐसे, इसको बढ़ा दिए, तो ये एंगल जो होता है थीटा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्रॉपर्टीज, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल थीटा है, ये कोई और एंगल नहीं है, इस वेक्टर और इस लाइन के बीच का एंगल है, ठीक है, जो कि यहां पर तो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन यहां पर नजर आ रहा है। कोई दिक्कत? तब यहां पर जो है ट्रिग्नोमेट्री लगा करके आराम से उसको निकाल लेंगे cos थीटा से। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए एम अपॉन क्या होगा, ए बी, ए एम इक्वल्स टू ए बी cos थीटा, और ए एम क्या है, पी क्यू है, यानी कि पी क्यू इक्वल्स टू ए बी cos थीटा, पी क्यू इक्वल्स टू ए बी cos थीटा। कोई दिक्कत? तो ये आपको प्रोजेक्शन बता दिया, ठीक है। यानी कि प्रोजेक्शन का क्या है, अब जिसका भी प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं, जिसके डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल पता कर लीजिए क्या है, थीटा, और उसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको क्या देगा, प्रोजेक्शन देगा। बस सुना रहा है। तब तुम लोग यहाँ पर बोलेगा, यहाँ पर तो आप बोले थे कि वर्टिकल में ये तो साइन थीटा होगा, ठीक है, तो साइन थीटा नहीं हो रहा है बाबू, हम क्या बोले, प्रोजेक्शन, जिसका भी प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो
उसका और उसके बीच का एंगल पता करो। तो यहाँ पर तुमको साइन थीटा नजर आ रहा है, जरा देखना इधर। लेकिन अगर तुम इसके डायरेक्शन में निकालना चाहते हो, देखना जरा, इसके डायरेक्शन में वर्टिकल में एंगल तुम अभी इसको ले रहे हो, एंगल लेना कौन सा चाहिए, ये वाला ना, बस समझ रहा है। यानी कि 90 माइनस थीटा होगा। अब जब लगाओगे cos 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो एक्चुअली में वहां पर भी cos ही लग रहा है, बस समझ में आ गया। यानी कि प्रोजेक्शन निकालने के लिए अगर आप ए का प्रोजेक्शन बी पर देखना चाहते हैं, ए का प्रोजेक्शन क्या चाहते हैं, बी पर देखना चाहते हैं, तब ए का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और ए और बीच के बीच का जो एंगल है cos थीटा, ठीक है, एंगल है थीटा, उसका cos वैल्यू ले लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। प्रोजेक्शन समझ में आ गया, ठीक, इरेज करें सब। तो अब देखो वहां पे जो फिगर बना है उसमें तो वही लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड, दो का मैग्नीट्यूड है इनटू cos थीटा, ये ना है। देखो जरा यहां देखना। अब ये जो फिगर बना है इसको दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां देखना, मान लो कि अगर कोई यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, आयुष का मन है कि हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें, लेकिन ठीक है, तो यहां से ओपी, ओपी क्या हो जाएगा, बी का प्रोजेक्शन हो जाएगा ए पर। हाँ, ओपी जो होगा बी का प्रोजेक्शन होगा, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन होगा किस पर, ए पर। कोई दिक्कत। अब हम फॉर्मूला क्या लिखे हुए, जरा इधर देखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू, यहां देखो, और अभी पढ़ चुके हैं जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा करते हैं। तो तुम अभी किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, बी का ना, तो बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और cos थीटा साथ में ले लेते हैं। तो अकेले कौन बच जाएगा, ए को इधर साइड में लिख देते हैं और एक ब्रैकेट में ले लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू cos थीटा। कोई दिक्कत। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। एग्री कर रहे हो, बोलो, कोई दिक्कत। अच्छा, किसी के मन में आ गया, पवन के मन में आ गया, आप यहीं से कहां परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, हम इधर से करेंगे, ठीक है, हो जाएगा इधर से। तो इस फिगर का मतलब क्या है, इस फिगर का क्या मतलब हुआ, आप ए का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं किस पर, बी पर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ए का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं बी पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ओ क्यू होगा, ठीक है, प्रोजेक्शन है किसका, ए का, किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। यानी कि इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर कोई ऐसे लिख देगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, रीजन वही है कि जिसका प्रोजेक्शन निकालना उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, उसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तब इस बार ए का प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो ए का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो बी मेरा अकेले इधर छूट जाएगा। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू cos थीटा। कोई दिक्कत। अब इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। एग्री कर रहे हो, अब समझ में आ रहा है डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है। अच्छा, अभी भी जो मेन मतलब है ना वो नहीं आया। मेन इसका काम है प्रोजेक्शन ही, मेन क्या है, प्रोजेक्शन। तब यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, मान लो कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना है, पहले तो इसी का लिखते हैं। मान लो कि हमको चाहते हैं कि सिर्फ हमको ये पता चले प्रोजेक्शन का वैल्यू, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। हाँ, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड का साइन लोला लगा करके। तो अगर हम ऐसे लिख दें आयुष बाबू, तो इधर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी।
अब किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी कैप, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। उसी तरह से यहां पर ये डिवाइड में आएगा, क्या हो जाएगा, ए कैप डॉट बी। अच्छा एक चीज और पहले तो यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, जब लिख रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कोस थीटा, ठीक है, तो ये तो सबके सब तो रियल नंबर है, इस प्रोडक्ट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अगर कोई बोलेगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो क्या होगा, मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा, दोनों तो सेम ही है ना, क्योंकि इधर रियल नंबर का प्रोडक्ट क्या है, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहली बात तो ये होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। डॉट प्रोडक्ट में आप एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेक्टर ए डॉट क्या हो गया, बी कैप, और यहां पर क्या आ गया, ए कैप डॉट वेक्टर बी, ए कैप डॉट वेक्टर बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। समझ में आया, ये थोड़ा सा और इस पर लाइट डालते हैं, वो ये है, यहां देखिए, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है जिसके डायरेक्शन में, सुन लो, जिस वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का, मान लो कि वेक्टर एक्स का निकालना है वेक्टर वाई के डायरेक्शन में, ठीक है। हम शुरू में ही बोले थे पहले क्लास में, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्शन के लिए यूज होगा, ठीक है। मान लो कि तुम एक्स का निकालना चाहते हो वाई के डायरेक्शन में, तो वाई का यूनिट वेक्टर ले लो और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, यानी कि एक्स डॉट वाई कैप। बस सुना क्या, अगर तुम एक्स का प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो वाई के डायरेक्शन में, तो वाई का यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, यानी कि जिसके डायरेक्शन में निकालना चाहते हो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। देखो वही काम हुआ है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी का निकालना चाहते हैं किसके डायरेक्शन में, ए का यूनिट वेक्टर लिए हैं। यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, ए का निकालना चाहते हैं किसके डायरेक्शन में, बी में, बी का यूनिट वेक्टर लिए हैं। अब किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। जिस डायरेक्शन में जाना है उसका क्या लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। क्लियर है, समझ में आ गया ये, ठीक है, जल्दी से लिख लो। तो ये चीज हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज, ठीक है, यहां देखना, सबसे पहला कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन लिखो या फिर डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अभी देख चुके हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखो या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखो, ठीक है, बात सेम ही है, ठीक है। इसका लिखने का मतलब कि आपको, इसका लिखने का मतलब बी को पहले लिखना पड़ेगा, ये सबके सब रियल नंबर है, किसी को भी मल्टीप्लाई करो आगे पीछे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, कोई दिक्कत। फिर ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी कि इसमें क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इधर अदर्स, इस लाइन का मतलब क्या है, समझाए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया एडिशन पर, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन पर, कोई दिक्कत। अब जो है एडिशन डिस्ट्रीब्यूट होगा मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल जैसे अलजेब्रा काम करता है वैसे अलजेब्रा यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, चौथा, हाँ, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0,
तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यार? पहले तो ऐसे इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जीरो हो सकता है, यानी कि वेक्टर ए ही जीरो हो गया। तीन पॉसिबिलिटी है ना, या क्या होगा, या तो ये जीरो हो जाए, या फिर ये जीरो हो जाए, या फिर अगर वेक्टर ए जीरो हो गया तो भी प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा डॉट स्केलर, वेक्टर बी जीरो हो गया तो भी जीरो हो जाएगा। कोस का जीरो का वैल्यू यानी कि थीटा का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। या फिर दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होंगे तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देख लो, यही लाइन है, परपेंडिकुलर है, प्रोजेक्शन निकालने के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। अब पॉइंट का लेंथ बोले तो क्या, जीरो। समझ में आया? फोर्थ प्रॉपर्टीज भी हो गया, ठीक है। अब जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, देखिएगा जरा, सारा सवाल जो इसी के राउंड घूमेगा। अब लिखते हैं किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। यहां देखो, कोई वेक्टर है, उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। इधर हम लिख रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब तुम लोग जरा हमको जवाब देना, कोई भी वेक्टर अपने साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। मैं 0 डिग्री, वो वेक्टर उसी पर ओवरलैप कर गया। 1 डिग्री क्या है जी, क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो जहां कहीं भी तुम क्वेश्चन में देखेगा कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया है, यहां देखो, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना, जहां कहीं भी क्वेश्चन में तुमको ऐसा दिख गया, तुरंत दिमाग में जाना चाहिए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। ऐसा देगा क्वेश्चन, इसको ऐसे लिख दिया 3, तो अभी तो कुछ सोल्व नहीं हो सकता है, दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ, बस सुना रहा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, और फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाएगा डॉट वाला, बस समझ में आ रहा है। अब इस पर आ रहे हैं हम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जो कि तुम्हारा जो एकदम बार बार ये आएगा कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। हम जैसे ही मैग्नीट्यूड देखेंगे, मैग्नीट्यूड को देखोगे एक नजर जाना चाहिए कि इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट में, और समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बार बार बोले, बहुत काम आने वाला है। तो मैग्नीट्यूड को देखेगा, स्क्वायर करने की कोशिश करेगा, स्क्वायर से वो डॉट, ठीक है। और कहीं पर ऐसे अगर लिखा, ऐसे नहीं होता है, अगर किसी के दिमाग में ऐसा आएगा तो ये मीनिंगलेस चीज है, ठीक है। स्क्वायर करके वेक्टर, ये सब नहीं, ये सब मीनिंगलेस है, ठीक है। उसका कोई सब ऐसा कोई सिंबल नहीं होता है, वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं नहीं, ठीक है। यहाँ देखो, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से मुंह बंद रखो ना, यहीं से देखो। अब लेकिन हमारे पास जो है ना कुछ यूनिट वेक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है, कौन कौन, आई जे के, ठीक है। जरा उसके बारे में देख लेते हैं। तो मान लो कि अगर इस मेथड से जाएंगे तो आई डॉट आई, जरा इस पर काम कर लेते हैं, आई डॉट आई, ठीक है। 1 आई के साथ मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू 1। कोई दिक्कत? इसको कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू cos 0, सब सोल्व के क्या आ जाएगा, 1। हाँ, आई के साथ कितना डिग्री का एंगल, 0 डिग्री। उसी तरह से
जे डॉट जे, ये भी क्या होगा 1, के डॉट के 1। लेकिन जब आई जे किसी दूसरे का करेंगे तो आई और जे के बीच में कितना डिग्री का एंगल 90, तो cos 90 का वैल्यू 0। जे डॉट के डॉट आई किसी दूसरे के साथ करोगे वो हमेशा क्या आएगा 0, क्योंकि बीच का एंगल 90 डिग्री है और cos 90 क्या होता है 0 होता है। ये चीज समझ में आ गया। चलो हाँ, अब दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये जो अभी जो स्क्वायर वाले जो प्रॉपर्टीज बताएं इसी के बेसिस पर, ठीक है, उसको जरा लिखते हैं तो ध्यान से देखना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, ये क्या होगा? तो सिंपली यहां देखो, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं, बीच में डॉट का साइन देंगे, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखते रहना आयुष, इधर देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आराम से, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। कोई दिक्कत? और दो वेक्टर का जब सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो मैग्नीट्यूड में लिखा जाता है, यहां पर भी हो जाएगा। लेकिन ये चीज पढ़ चुके हैं कि वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट ए दोनों सेम होता है। ए डॉट बी निकालिए, पहला तो यही ना था कम्यूटेटिव, ये तो सेम ही होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं +2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये दोनों एक साथ आ गए, अरे वेक्टर ए बी दोनों तो सेम ही है ना, तो सेम है तो उसको क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 इंटू समथिंग, अरे ये रियल नंबर है ये भी रियल नंबर है, ये x है ये x है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा 2x, तो लिखे हैं 2 इंटू। अब क्या डाउट है, क्या डाउट है बोलो? अरे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हो गया, और ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख दिए 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको जरा दिमाग में रखना। उसी तरह से जब माइनस होगा, ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा, हैं माइनस कटेगा कहां से, ए माइनस बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी माइनस वेक्टर कटेगा कहां से, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ध्यान देना कि यहाँ पर जो है डॉट है, ठीक है, ये नहीं कि उसको मैग्नीट्यूड समझ लेना, उसको जब मैग्नीट्यूड में चेंज करने के लिए जाएगा तो ऐसे करना पड़ेगा, +-2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस्ट लिखना पड़ेगा। प्लस लोगे तो +2 इंटू इतना cos थीटा, माइनस लोगे तो माइनस। समझ में आया ये आयुष? डाउट है तो बोलो कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लास्ट के जो है 5, 6 और ये यानी कि 7, पूरा क्वेश्चन जो है इसी पर चलेगा। क्या क्वाड्रेंट यहाँ पर कहां से आ जाएगा? अरे वो वैल्यू देगा ना, थीटा का एंगल 0 से 180 के बीच में रहेगा, शुरू में तो बताए हैं, एंगल कहां से कहां तक रहेगा 0 से 180 के बीच में, तुम जो है बोल के यूनिक निकाल देता है। चलो चलो इधर देखना, अब डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट के टर्म में इसी के साथ ही क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, ठीक है, रुक जाओ, चलो इधर देखना, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा माइनस पर काम कर लेते हैं, क्या देखना, थोड़ा माइनस पर काम कर लेते हैं। अगर कहीं ऐसे आ गया तो माइनस को बाहर कर सकते हो, या फिर
दोनों में से कोई केस रहेगा, इसको आप ऐसे डील कर सकते हो, माइनस को सीधे बाहर कर दो, ठीक है ना। और इसी में एक और है, डॉट प्रोडक्ट है, निकाल सकते हैं। इधर वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये होगा प्लस और माइनस, कोई दिक्कत। अब ये तो कट जाएगा ना, तो दोनों तो सेम ही होता है, ए डॉट बी या बी डॉट ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, जिस पर तुम लोग को काम करना है। अब जरा देखना, यहाँ देखो स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ देखो दो वेक्टर दिए गए हैं कंपोनेंट के फॉर्म में, a1i a2j a3 के, वेक्टर b है b1i b2j b3 के। और समझ में आ रहा है, दोनों को पूरा डॉट प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तो एक फॉर्मूला तो है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, एक तो है, दूसरा यहां से बना लेते हैं। क्या मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? चलो इसी को बता के कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, बाकी सवाल वाले नहीं तो बनाना शुरू करना बनेगा, नहीं तो कल अपना देखा जाएगा। इसमें जो मल्टीप्लाई करने का हम सीख चुके हैं कैसे करना है। जब आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, लेकिन जब आई वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। उसी तरह से जे जब आई के साथ होगा तो 0, जे और जे के साथ 1 और जे और के साथ 0 0 ना, फिर के आई के साथ 0, जे के साथ 0 और के 1 हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन उन्हीं का हो पाएगा जो कि सेम है। यानी क्या आ जाएगा, a1 इंटू b1, ठीक है, a1 b1 आई डॉट आई, 0 लग नहीं लिख रहे हैं, फिर a2 b2 j डॉट j और a3 b3 k डॉट k, और इसका वैल्यू कितना होगा 1, क्या आ गया a1 b1 बस सुना रहा है किसके इक्वल्स टू। तो अगर तुमको कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है तो तुम ऐसे निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, और फिर क्या बोलेगा कि दो वेक्टर दे देगा, बोलेगा दोनों के बीच का एंगल निकालो, हाँ एंगल निकालो, ऐसे वेक्टर दे देगा, बोलेगा दोनों के बीच का एंगल निकालो, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और इसको तो ऐसे लिखा हुआ है, बस सुना रहा है। अच्छा, जब इस तरह से वेक्टर दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट b1 स्क्वायर, बस सुना रहा है। तो
cos थीटा इक्वल्स टू तो थीटा इक्वल्स टू, जब इधर से cos हटता है तो उधर इन्वर्स लिखते हैं, बाकी ये जितना भी चीज़ है इसको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो सवाल पे काम करना शुरू करना, बनना शुरू हो जाएगा, बाकी फिर कल से देखते हैं, नहीं तो ये